जय हिंद साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अमन दुबे कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, हमारी यह कोचिंग क्लासेस मैहर में है, अलाउद्दीन चौक में है। चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड में देख भी पा रहे होंगे, यह आज का यह टॉपिक है दोस्तों, जिसका नाम है प्रायद्वीपीय भारत का पठार। यह मैंने मैप आपको बनाया है, जिससे आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। साथ ही साथ आप घर बैठे नोट्स भी बना सकते हैं और इन नोट्स को आप दोस्तों इस मैपिंग के साथ इस नोट्स को जो मैं बोलते जाऊंगा वो आप लिखते चलिएगा और बेहतरीन नोट्स बनाइएगा, जिससे आपको आगे हमेशा काम आएगी। तो चलिए आज इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह प्रायद्वीपीय भारत का पठार। तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार को पढ़ने से पहले प्रायद्वीपीय भारत के पठार की परिभाषा पता होना चाहिए। तो दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत के पठार की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यह भारत का जो दक्षिणतम भाग होता है, जिसे हम दोस्तों यह प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहते हैं। और प्रायद्वीपीय भारत का पठार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार उसे कहा जाता है जो तीन ओर से पानी से घिरा हो तथा एक ओर स्थल खंडों से घिरा हो, उसे ही प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं हमारा भारत किस प्रकार से तीन ओर से पानी से घिरा है। तो आप देख पा रहे हैं, ये गुजरात से अगर हम देखें और यहाँ दोस्तों केरल और तमिलनाडु राज्यों तक, ये दोस्तों ये भारत का ये पश्चिमी घाट पूरी तरह से अरब सागर से घिरा हुआ है। और भारत का ये दूसरी ओर, जिसे हम पूर्वी घाट कहते हैं, इधर पश्चिम बंगाल से लेकर यहाँ तमिलनाडु तक यदि आप देखें तो ये भारत हमारा बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। और भारत का ये दक्षिणतम भाग जो कि हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार आपने देखा कि यह प्रायद्वीपीय भारत का पठार जिसे हम कहते हैं, ये तीन ओर से पानी से घिरा है। एक ओर तो अरब सागर, दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी और तीसरी ओर हिंद महासागर। और चौथा यदि हम भाग देखें तो यह एक स्थल खंडों से घिरा है, मतलब स्थलीय क्षेत्र यानी लैंड एरिया से घिरा है। इसलिए हम यह परिभाषा ये कहते हैं कि यह भारत का ये पूरा भाग यह प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहलाता है। तो यही है दोस्तों इस प्रायद्वीपीय भारत के पठार की ये परिभाषा, जो आज हमको इसे पढ़ना है। चलिए और चर्चाएं इस पे करते हैं और किस प्रकार एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछेगा उन पर भी चर्चाएं करते हैं। तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार के ऊपर जो पठार पाए जाते हैं उनको हमको पढ़ना है। कि जैसे आप देख सकते हैं यह मालवा का पठार दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं यह बुंदेलखंड का पठार, जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों यह बघेलखंड का पठार, जैसे आप देख सकते हैं यह छोटा नागपुर का पठार, जैसे आप देख सकते हैं यह दोस्तों यह दक्कन का पठार, जैसे आप देख सकते हैं यह कर्नाटक का पठार, जैसे ये तेलंगाना का पठार दोस्तों, ये जैसे दंडकारण्य का पठार, जैसे ये शिलांग के पठार। इन सब पे चर्चाएं हम करेंगे। ये पठार के ऊपर पठार पाए जा रहे हैं, यानी प्रायद्वीपीय भारत के पठार के ऊपर, यानी प्रायद्वीपीय भारत के जो पठार है उसके ऊपर जो पठार पाए जाते हैं उनको हमको पढ़ना है। यानी कुछ ऐसा कहने का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ, ये क्या है, ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार है और इसके ऊपर ये आप जो वॉच देख रहे हैं इसे हम मान लेते हैं कि ये पठार है। यानी इस पठार के ऊपर जो पठार हो गया, यानी इसके ऊपर जो उच्चावच की स्थिति हो गई उसे ही हम पठार, ये जो जैसे मालवा का पठार, जैसे बुंदेलखंड का पठार, जैसे बघेलखंड का पठार, इन पठारों को हमको पढ़ना है। तो यही है पठार के ऊपर पठार। और एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा इन पे चर्चाएं हम करते जाएंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस प्रायद्वीपीय भारत के पठार के ऊपर कुछ पर्वत भी पाए जाते हैं, जैसे कि अरावली पर्वत श्रेणी, यह इस प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही हिस्सा है। जैसे कि यह पश्चिमी घाट दोस्तों अभी मैंने बताया नहीं है, लेकिन इसमें मैप में दिखाया नहीं है। कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इस पश्चिमी घाट पर्वत को भी पढ़ाऊंगा। यह पूर्वी घाट पर्वत दोस्तों, उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। यह भी इसी का ही हिस्सा है दोस्तों। यहाँ से निकलने वाली ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी, यह भी प्रायद्वीपीय भारत का पठार का हिस्सा है। यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, यह भी प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा है। ये सब पर्वत श्रेणियों को भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कभी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ये सब इसी प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही हिस्सा है, इसलिए आप याद रखिएगा इन प्रायद्वीपीय भारत के पठारों को। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके इनमें चर्चाएं करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें इस अरावली पर्वत श्रेणी की दोस्तों, यह अरावली पर्वत श्रेणी की यदि हम बात करें तो यह भी प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही हिस्सा है, यह अरावली पर्वत श्रेणी। और चलिए सबसे पहले हम इस अरावली पर्वत श्रेणी को पढ़ना चालू करते हैं, एक एक करके इनके बारे में, इनकी विशेषताओं को जानना चालू करते हैं। तो अरावली पर्वत श्रेणी यदि हम इसकी बात करें तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके विस्तार को
गुजरात के पालनपुर से लेकर ये दिल्ली के मजनू के टीले तक इसका विस्तार पाया जाता है। यह अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार दोस्तों, यह गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के मजनू के टीले तक इसका विस्तार पाया जाता है। यह दोस्तों यह 850 किलोमीटर की एक बड़ी पर्वत श्रेणी है दोस्तों, यह अरावली पर्वत श्रेणी। यदि और इसमें चर्चाएं हम करें तो इस अरावली पर्वत श्रेणी को दोस्तों यदि हम देखें तो इसका ज्यादातर जो विस्तार है वो राजस्थान राज्य में पाया जाता है। इस अरावली पर्वत श्रेणी को आप इस मैप में देख सकते हैं, लाल कलर से जो मैंने बनाया है। इस अरावली पर्वत श्रेणी में यदि और चर्चाएं करें, इससे बनने वाले और वन लाइनर फैक्टों को यदि हम जाने जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यह इसका विस्तार हमने जाना, ये 850 किलोमीटर की पर्वत श्रृंखला है। यदि हमने जाना इसका ज्यादातर विस्तार दोस्तों ये गुजरात यहाँ राजस्थान राज्य में है, यदि आपने जाना। अब हम बात करें और इसके अच्छे वन लाइनर फैक्टों की, तो हम देखते हैं कि यह अरावली पर्वत ये विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक मानी जाती है। यह अरावली पर्वत यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक मानी जाती है दोस्तों। यह एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, यह एक अवशिष्ट पर्वत है और अवशिष्ट पर्वत उसे कहा जाता है जो कि कट छट गया हो, यह चाहे प्राकृतिक आपदाओं की वजह से या किन्हीं कारणों से ऐसा पर्वत जो अब कट छट गया हो उसे भी हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। और हमारा देश में यह जो अरावली पर्वत है यह भी एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और भी चर्चाएं करते हैं और भी बातें इसमें जानते हैं दोस्तों। इस अरावली पर्वत की यदि बात करें तो इस अरावली पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है, जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, उसका नाम गुरु शिखर है। जो अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम गुरु शिखर है। और गुरु शिखर लगा है तो समझ जाइएगा यही इसकी सबसे ऊंची चोटी होगी और इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1722 मीटर। यह हम देखते हैं कि गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और साथ ही साथ यदि हम बात करें तो यहाँ पर और ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह इसी अरावली पर्वत में पाई जाने वाली है ऊंची चोटी जिसका नाम है शिरोही, यह 1597 मीटर की है। और इसी में ही पाई जाने वाली है कुंभलगढ़ दोस्तों, यह भी एक ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1224 मीटर है, इसको भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पर आज समुद्र झील जो राजस्थान की मीठे पानी की झील है वो इसी कुंभलगढ़ में पाई जाती है। इस वन लाइनर फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। साथ ही साथ यदि और बात करें तो आप यहाँ पर एक मंदिर जो मैंने बनाया है यह भी आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये जो मंदिर है ये बहुत ही फेमस मंदिर है। ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये जैन हमारे धर्म, ये जो जैन धर्म है और उन्हीं का यह एक फेमस मंदिर है जिसे हम दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहते हैं दोस्तों। तो यह भी कई बार एग्जामिनर पूछ चुका है, तो इन फैक्टों को आप याद रखिएगा। साथ ही साथ और मैं अच्छे वन लाइनर यदि फैक्ट बताऊं तो याद रखिएगा कि जो अरावली पर्वत है, इस अरावली पर्वत के जो पश्चिम में है दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मारवाड़ कहते हैं। और इस अरावली पर्वत के जो पूर्वी भाग है दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मेवाड़ कहते हैं। और दोस्तों ये वही मेवाड़ है जिसमें हमारे महाराणा प्रताप जैसे योद्धा जन्मे, जो हमारे गर्व का विषय है। ये महाराणा प्रताप जैसे योद्धा और आज तक अकबर को कभी पार न करने दिया उस मेवाड़ को दोस्तों, और वहीं के थे राणा जिसे हम महाराणा कहते हैं। ये हमारे देश, ये हमारी शान, ये महाराणा प्रताप याद रखिएगा। और अरावली के पूर्व का वो भाग है जिसे हम महाराणा प्रताप मेवाड़ के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो इस तरह हमने देखा अपने अरावली को। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो हमारे देश के जो संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति साहब, जो हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख वर्तमान के रामनाथ कोविंद जी जहां पर अपना जो रहते हैं, यदि हम बात करें जिसका नाम है दोस्तों राष्ट्रपति भवन, वो दोस्तों यही अरावली पर्वत पर, इसी अरावली पर्वत पर, इसी पर स्थित ये रायसीना हिल्स जिसे हम कहते हैं, ये रायसीना पहाड़ी, उसी पर ही बना है हमारे देश का राष्ट्रपति भवन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका नाम है दोस्तों रायसीना हिल्स, ये मैंने बनाया है। और यहीं पर ही निवास करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति साहब, जिसका यदि हम भवन की बात करें तो उसे कहा जाता है राष्ट्रपति भवन। और सबसे ज्यादा जब पेपर में पूछा जाता है कि इस राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कौन थे, आर्किटेक्चर कौन थे, तो दोस्तों उनका नाम है एडविन लुटियन। और नाम से ही आपको स्पष्ट लग रहा होगा कि ये लुटियन है तो कोई अंग्रेजी होगा, और ये अंग्रेजी व्यक्ति थे, अंग्रेज के ब्रिटेन है ये दोस्तों, ब्रिटेन की अंग्रेजी है ये अंग्रेजी, यह व्यक्ति जिसका नाम लुटियन है। और अंग्रेजों ने ही हमें
लूटता है तो लूटने से लुटियन याद रखना, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है, इसलिए एड्रियन लुटियन इनका नाम याद रखिएगा, यही इसके वास्तुकार है। इस तरह आपने सीखा इस अरावली पर्वत को, तो यह बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी रही है इस अरावली पर्वत की। और इसी अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित है हमारे देश का सबसे बड़ा मरुस्थल, जिसका नाम है थार मरुस्थल। यह हमारे देश का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यह एक रेगिस्तान है जिसका नाम है थार रेगिस्तान या थार मरुस्थल, इसको भी आप याद रखिएगा। तो इस तरह आपने इस अरावली पर्वत को जाना और उससे जुड़े वन लाइनर फैक्टों को भी आपने जाना। चलिए अब किसी दूसरे पे चर्चा करते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों, हम आते हैं लद्दाख के पठार को। दोस्तों यह लद्दाख का पठार यदि बात करी जाए तो यह लद्दाख का पठार हमारे भारत में उत्तर की ओर सबसे ऊपर स्थित यह बहुत ही ठंडा एरिया है और यह बहुत ही ज्यादा ठंडा एरिया है। यह अभी हाल ही में एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और 31 अक्टूबर सन 2019 का वो दिन था दोस्तों जब ये केंद्र शासित प्रदेश बना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और ये लद्दाख का जो पठार है दोस्तों, यह भी क्या है, यह एक पठार नुमा है। और इसमें हम देखते हैं कि आपको मैंने लिख दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा पठार है, यह भारत पर सबसे ऊंचा स्थित यह पठार है। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि ये सबसे सूखा भी है दोस्तों, ये सबसे सूखा भी है। और जब सूखा है तो मतलब वर्षा कम होती होगी, इसलिए सबसे कम वर्षा का पठार है, ये सबसे सूखा पठार है। और भारत का ये सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार है दोस्तों, ये लद्दाख का पठार, इसे भी याद रखिएगा। ये हाल ही में इसमें परिवर्तन हुआ और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, इसलिए एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए अब किन्हीं दूसरे पठारों पर चर्चा करते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों इस मालवा के पठार में, और चलिए अब मालवा के पठार की चर्चा करते हैं। यदि मालवा के पठार की यदि बात करी जाए तो दोस्तों इस मालवा के पठार का जो विस्तार है ये हमारे राजस्थान, ये मध्य प्रदेश और दोस्तों ये गुजरात में इसका विस्तार पाया जाता है। इसका ज्यादातर विस्तार हमारे मध्य प्रदेश में पाया जाता है। यह मालवा का पठार की यदि हम बात करें तो इसका विस्तार हम देखते हैं कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। दोस्तों यह मालवा के पठार में यदि बात करी जाए तो ये अग्नेय चट्टानें, इसमें दोस्तों अग्नेय चट्टानों के द्वारा ये बना है। और जब अग्नेय चट्टानें जब ठंडी हुई और जब उसका क्षरण हो गया तो वर्तमान में यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर बेशाल चट्टानें पाई जाती हैं। ये लावा के द्वारा बनी चट्टानें हैं जिसे हम बेशाल चट्टानें कहते हैं। और इस बेशाल चट्टानों में भी बात करें तो ये काली मिट्टी का ये क्षेत्र है और मैंने मैप में भी ये काले कलर से बनाया है जिससे आपको आसानी हो जाए समझने में, पढ़ने में। तो हमने देखा कि यह काली मिट्टी का क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, यहाँ पर बेशाल चट्टानें पाई जाती हैं। इस मालवा के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है दोस्तों सिगार और इसकी ऊंचाई 881 मीटर है। यह सबसे ऊंची चोटी है जो इंदौर के महू के पास ये पाई जाती है। इस मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है दोस्तों सिगार, तो याद रखिएगा। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो यह मालवा के पठार दोस्तों, इसका यदि हम ढाल की बात करें, एग्जाम में कभी-कभी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इस मालवा के पठार का ढाल किस ओर पाया जाता है, तो याद रखना इसका जो ढाल है दोस्तों ये उत्तर की ओर है। क्योंकि आप किसी का ढाल कैसे जानोगे, अब वो पठार है यानी क्या है, पहाड़ है, तो आप उसको कैसे तो उसके झुकाव से तो नहीं जान पाओगे कि अब आगे की ओर झुका है तो हम कह देंगे कि इसका ढाल उत्तर की ओर है। यदि दाएं झुका है तो दायां बताइएगा, बाएं झुके तो बायां बताइएगा। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता है, ना किसी को देखकर बता सकता है। हम इसका पता ऐसे लगाते हैं जब कोई का ढाल यानी जब कैसे पता लगाते हैं तो इस पठार का ढाल भी हमने ऐसे पता लगाया कि जहां पर जिस ओर नदियां बहती हैं तो समझ जाइए उसका ढाल उसी ओर है। जैसे आप भी अपने घर का छत बनवाते हैं, जब घर बनवाते हैं तो छत बनवाते हैं और छत का ढाल कहीं न कहीं तो होता है, तभी तो बारिश का पानी उस ओर चला जाता है। तो आप समझ जाइए कि जहां पठार का ढाल वो ऐसे पता लगाएंगे कि यदि उसमें गुजरने वाली नदियां या उससे निकलने वाली नदियां हम देखेंगे कि यदि जिधर की ओर बहेंगी, वैसे जब हम देखते हैं कि जब जिधर की ओर वो नदियां बहती हैं तभी हम समझ जाते हैं कि इसका ढाल उसी ओर होगा। जैसे चंबल और उसकी सहायक नदियां, जैसे यदि हम बात करें तो पार्वती हो, काली सिंध हो या और भी बहुत सारी ऐसी नदियां जो मालवा के पठार से निकलती हैं, उन सब का जो ढाल है वो सब जो है उत्तर की ओर बहती है। इसलिए हम कह देते हैं कि इसका ढाल दोस्तों चाहे चंबल हो, चाहे सिंध हो, चाहे पार्वती हो, चाहे क्षिप्रा हो दोस्तों, चाहे काली सिंध हो, सब की सब उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इसलिए
हम कह देते हैं कि इसका ढाल तो उत्तर की ओर है, तो ये खूब पेपर में पूछा जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो इस तरह आपने इस मालवा के पठार को सीखा। चलिए हम किन्हीं अब दूसरे पठारों पे आते हैं। अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों इस बुंदेलखंड की पठार की, और दोस्तों इस बुंदेलखंड के विस्तार की सबसे पहले चर्चा करेंगे। इस बुंदेलखंड का इसका विस्तार दोस्तों ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। इस बुंदेलखंड के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। यदि हम बात करें तो यह हम इसमें अगर देखें तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि चंबल और उसकी सहायक नदियों के द्वारा यह बना पठार है। इसमें चंबल और उसकी सहायक नदियों ने इसको इतना काट छाट डाला है कि इसमें बीहड़ बना दिया है। तभी तो आप जानते हो कि चंबल के डाकू बड़े फेमस हुआ करते थे, अब तो नहीं रह गए हैं, लेकिन वो जमाना आपको याद होगा, आपने सुना और पढ़ा होगा अपने घर में बड़े बुजुर्गों से कि चंबल के डाकू और चंबल के डाकू इन्हीं बीहड़ों में छुपा करते थे, क्योंकि चंबल जैसी नदियां यहाँ पर इतना ज्यादा इसे बुंदेलखंड को काट डाला कि इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर बीहड़ बन गए हैं। तो यही है दोस्तों वो बुंदेलखंड का पठार, ये चंबल वाला वो एरिया याद रखिएगा। इसका विस्तार हमारे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में पाया जाता है। और साथ ही साथ यदि हम बुंदेलखंड की बात करें और सॉरी बुंदेलखंड की यदि हम ऊंची चोटी की यदि बात कर लें तो इसकी ऊंची चोटी दोस्तों, इसकी ऊंची चोटी का नाम आप देख सकते हैं, इसका नाम सिद्ध बाबा है और इसकी ऊंचाई 1172 मीटर है। इस सिद्ध बाबा की ऊंचाई, इसको भी आप याद रखिएगा कि बुंदेलखंड के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम सिद्ध बाबा है और इसकी ऊंचाई 1172 मीटर है। यह भी एक अच्छा वन लाइनर फैक्ट बन सकता है। अब साथ ही साथ अब हम बात करते हैं बघेलखंड के पठार की। ये बघेलखंड का पठार दोस्तों, ये बघेलखंड के पठार की यदि बात करें तो इसका विस्तार हमारे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ये बघेलखंड का पठार दोस्तों, इसका विस्तार थोड़ा बहुत विस्तार उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी पूर्वी यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वीय ये क्षेत्र इलाहाबाद जैसे जगहों पर यह बघेलखंड का पठार का थोड़ा बहुत विस्तार पाया जाता है। बाकी ज्यादातर जो विस्तार है दोस्तों ये कहां पर है, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। ये बघेलखंड को आप याद रखिएगा। इस बघेलखंड में यदि बात करी जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मिश्रित प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और लाल पीली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है दोस्तों, तो इसको भी याद रखिएगा इस बघेलखंड के पठार को। अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों किसी दूसरे पठार की, तो इस दूसरे पठार में किसी दूसरे में आइए। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पठार जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। यदि हम बात करें इस छोटा नागपुर के पठार की तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा इस छोटे नागपुर के पठार की दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं इस मैप में कि छोटा नागपुर के पठार का जो दोस्तों विस्तार है, इस छोटा नागपुर के पठार का जो विस्तार है दोस्तों ये झारखंड में ज्यादातर पाया जाता है। इस छोटा नागपुर का पठार का जो विस्तार है दोस्तों ये झारखंड में ज्यादातर पाया जाता है। इसकी यदि सबसे सर्वोच्च चोटी की बात करी जाए तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम पारसनाथ है और इसकी ऊंचाई दोस्तों 1370 मीटर है। ये छोटे नागपुर की पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम पारसनाथ है, इसकी ऊंचाई 1370 मीटर है। और छोटा नागपुर की पठार यदि हम बात करें तो बीचों बीच एक नदी मैंने गुजारी है, आप देख सकते हैं ये नदी दोस्तों जिसका नाम है दामोदर नदी। और दामोदर नदी ने दोस्तों, इस दामोदर नदी ने दोस्तों इस छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांट दिया। ऊपर का जो भाग था वो हजारीबाग हो गया और जो नीचे का भाग था दोस्तों वो रांची का पठार हो गया। तो इस तरह आपने सीखा कि इस छोटा नागपुर के पठार को ये जो दामोदर नदी जो इसके बीचों बीच निकलती है उसको दो भागों में बांट देती है। जो ऊपर का भाग था दोस्तों वो हजारीबाग हो गया और जो नीचे का भाग था दोस्तों वो रांची का पठार हो गया। और यही आप जानिएगा कि इसकी जो ऊंची चोटी पारसनाथ है इसी हजारीबाग के क्षेत्र में आती है और यही इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो यह खनिज की दृष्टि से सबसे संपन्न माना जाता है। ये छोटा नागपुर का पठार यह खनिज की दृष्टि से सबसे संपन्न माना जाता है। यहाँ कोयला जैसे खनिज जो गोंडवाना लैंड की चट्टानों से निकलते हैं दोस्तों, यह हम देखेंगे कि यह जो चट्टानें हैं दोस्तों इन्हीं क्रम के इसी छोटा नागपुर के पठार में पाई जाती हैं। और यह हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या मिलता है, आप देखिएगा यहाँ पर कोयला खनिज और लौह खनिज ये सबसे ज्यादा भारत में निकाले जाते हैं और कोयला के लिए बहुत फेमस है ये दामोदर नदी घाटी में पाया जाने वाला है कोयला। तो इस तरह आप जानिएगा कि यह छोटा नागपुर का पठार ये खनिज की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा संपन्न माना जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, इस
हैं। तो अब हम दोस्तों इस राजमहल की पहाड़ियों को पढ़ेंगे, अब हम दोस्तों इस शिलांग के पठार को पढ़ेंगे। तो चलिए इस राजमहल पहाड़ियों और शिलांग के पठार को भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यदि हम बात करें कि अब राजमहल पहाड़ियों की, तो राजमहल पहाड़ियों की दोस्तों चर्चा करें तो आप देख पा रहे होंगे ये राजमहल की पहाड़ियां जो मैंने मैप में ऐसे ये करके बनाया है, ये राजमहल पहाड़ियों से भी खूब ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजमहल पहाड़ियों का दोस्तों विस्तार, इसका भी विस्तार यहाँ पर आप देखेंगे कि झारखंड में पाया जाता है। और इस राजमहल पहाड़ियों की चर्चा करें तो हम देखते हैं कि यह बहुत ध्यान से समझिएगा कि इस राजमहल पहाड़ियों को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये राजमहल की पहाड़ियां ये प्राचीन भारत के पठार का हिस्सा है। ये राजमहल की पहाड़ियां ये प्राचीन भारत के पठार का हिस्सा है। और साथ ही साथ यदि बात करी जाए तो इस राजमहल पहाड़ियों की, तो इस राजमहल पहाड़ियों में हम देखते हैं कि इसका विस्तार ये झारखंड जैसे राज्यों में पाया जाता है। और ये राजमहल की पहाड़ियां आगे जाते जाते ये बीच में कट गई, इसके बीच में गैप आ गया। अगर गैप ना आया होता तो जाकर ये शिलांग के पठार से जाकर मिल जाती, लेकिन इसके बीच में गैप आ गया। और आपको जानना ये है कि सर ये गैप क्यों आ गया, बताइए जरा ये गैप क्यों आ गया। क्योंकि आपको भी पता है जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आता है तो किसी न किसी के बीच में गैप जरूर आ जाता है। आपके ये व्यवहारिक जीवन में भी ऐसा होगा कि जब दो लोगों के बीच में कोई आएगा तीसरा तो गैप जरूर आ जाएगा। इसी तरह राजमहल पहाड़ी और शिलांग के पठार के बीच में गैप आ गया और वो गैप का कारण था, आप जानिएगा इस बात को कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां ये दोनों नदियां आई और इस राजमहल पहाड़ियों को इन्होंने काट डाला। जब इसे काट डाला तो इनके बीच में गैप आ गया और इस गैप को कहा जाता है मालदा गैप, या इसी को ही कहा जाता है राजमहल पहाड़ी गैप। तो आप याद रखना इस मालदा गैप को जो पेपर में खूब ज्यादा पूछा जाता है, ये मालदा गैप या ये है राजमहल पहाड़ी गैप दोस्तों। और ये इन दोनों के बीच में जो गैप आया है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों की वजह से आ गया है। और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियां ये विश्व की बड़ी नदियों में से एक है और यही सुंदरबन डेल्टा बनाती है। और ये सुंदरबन डेल्टा ही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो हमारे भारत और बांग्लादेश में पाया जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो इस तरह आपने इस राजमहल पहाड़ी को भी जाना। चलिए अब हम शिलांग के पठार की चर्चा करते हैं दोस्तों। तो यदि हम बता दें आपको इस शिलांग के पठार के बारे में तो दोस्तों इस शिलांग के पठार का जो विस्तार है वो मेघालय राज्य में पाया जाता है। इस शिलांग के पठार का विस्तार ये मेघालय राज्य में पाया जाता है। और यदि हम इसमें चर्चा करें तो आप देखिएगा कि यहाँ पर तीन ऊंची ऊंची पहाड़ियां भी पाई जाती हैं। एक का नाम है गारो, दूसरे का नाम है खासी और तीसरे का नाम है जैंतिया। ये गारो, खासी और जैंतिया ये तीन पहाड़ियां हैं दोस्तों। और इन्हीं यहाँ पर ये तीन जनजातियां भी हैं। और यहाँ पर पाई जाने वाली ये जो जनजातियां हैं गारो, खासी और जैंतिया, और इन्हीं जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम पड़ गया। इस बात को भी आप याद रखिएगा, इन्हीं जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम पड़ गया। ये शिलांग के पठार का ही हिस्सा है, ये गारो, ये खासी और ये जैंतिया। और आप कुछ इसको इस प्रकार भी तो याद कर सकते हैं कि आप मानिएगा कि नाम से भी स्पष्ट लग रहा है कि जैंतिया कोई लड़की है और मान लीजिए गारो कोई लड़का है और लड़की ने लड़के को फांसी से घायल किया। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ तो जनजातियां भी याद हो जाएंगी। अभी आपको आज नहीं तो कल जनजातियां भी तो पढ़ना है भारत देश की, तो आपको जनजातियां भी याद हो जाएंगी कि जैंतिया ने गारो को फांसी से घायल किया। आप जानिएगा कि जैंतिया कोई लड़की है, गारो कोई लड़का है और लड़की ने लड़के को फांसी से घायल कर दिया क्योंकि कोरोना का समय चल रहा था। आप जानते हैं कि कोरोना का समय चल रहा है और किसी को यदि हटाना हो, भगाना हो या इसे दूर करना हो तो बस खांस दीजिए तो अपने आप व्यक्ति ऐसे 10 कोस दूरी चला जाता था। इस तरह की ये महामारी जो हमारे हमने देखी और हम इससे अभी तक बचे हुए हैं, बहुत खुशी की बात है दोस्तों। तो याद रखना कि जैंतिया ने गारो को कैसे घायल किया, फांसी से घायल कर दिया। तो जैंतिया ने गारो को फांसी से घायल किया, ऐसे आप याद रख लीजिएगा। तो आपको ये पहाड़ियां भी याद हो जाएंगी और आपको यहाँ पर पाई जाने वाली जनजातियां भी याद हो जाएंगी। तो इस तरह आपको ये याद हो जाएगा। तो साथ ही साथ और आगे बढ़ते हैं और आपसे एक क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि बताइए जरा क्या शिलांग का पठार राजमहल पहाड़ियों का हिस्सा है या नहीं है। तो आप कहेंगे कि शिलांग का पठार ये राजमहल पहाड़ियों का ही तो
है ये शिलोंग का पठार, ये राजमहल पहाड़ियों का तो हिस्सा है, क्योंकि यही राजमहल की पहाड़ियां थी जो प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा थी, लेकिन उसके बीच में गैप आ गया और गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के वजह से आ गया। लेकिन आज जो शिलोंग का पठार अब उससे दूर हो चुका है, लेकिन था तो कभी उसका। तो वही तो हमने कहा कि शिलोंग का पठार ये राजमहल पहाड़ियों का ही हिस्सा है। ये पेपर में पूछा जाता है कि क्या शिलोंग का पठार राजमहल पहाड़ियों का हिस्सा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है सर, क्योंकि यहाँ पर ये पहले इसी का तो हिस्सा था, लेकिन बीच में जो गैप आया तो उसी की वजह से आ गया। तो आप याद रख लेना इस बात को भी। और यहाँ पर एक गाना भी बड़ा फिट बैठ जाता है, इस गाने को से आप याद कर लीजिएगा। आप देखिएगा ये जो शिलोंग का पठार है ये राजमहल पहाड़ियों का हिस्सा है, तो आप इसमें एक गाना फिट बैठ जाता है। कौन सा गाना? आपने बहुत सुना होगा ये गाना, ये बड़ा चर्चित गाना है। जो यंग युवा है, जवान है, उनके लिए तो ये गाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? आप याद रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। कि तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तो ये गाना आपने सुना होगा कि तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तो आप देखिए, तू प्यार है किसी और का लेकिन चाहता कोई और है। आज राजमहल, आज शिलोंग का पठार का जो हिस्सा था अब उससे दूर हो चुका है, लेकिन था तो उसका दोस्तों। तो इस तरह इस गाने के माध्यम से भी आपको याद हो जाएगा। तो यह याद रखिएगा आप लोग। इस तरह आपने इस शिलोंग के पठार को भी हमारे साथ पढ़ा, और साथ ही साथ जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, जिसका नाम नोकरेक है और इसकी ऊंचाई 1412 मीटर है। ये नोकरेक इसकी ऊंचाई, जिसकी ये चोटी की ऊंचाई, जो इसकी ऊंचाई है दोस्तों ये 1412 मीटर। ये नोकरेक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। यह इसी शिलोंग के पठार में स्थित है, इसी गारो की पहाड़ी में स्थित है यह नोकरेक ऊंची चोटी। और यह विश्व का सर्वाधिक जो वर्षा का स्थान है, इसका नाम दोस्तों माशिमरान है, चेरापूंजी है, वो इसी शिलोंग के पठार का हिस्सा है। और यहीं पर इस खासी पहाड़ी पर वो पाया जाता है। ये माशिमरान, ये चेरापूंजी दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा ये वर्षा का स्थान है, और भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे वर्षा का स्थान इस खासी पहाड़ी पर पाया जाने वाला ये माशिमरान दोस्तों, ये सर्वाधिक वर्षा का स्थान है पूरे विश्व का। तो आप इस वन लाइनर फैक्ट को भी याद रखिएगा। तो इस तरह आपने अभी तक हमारे साथ पढ़ा ये दोस्तों अरावली पर्वत को, यह लद्दाख के पठार को, इस मालवा के पठार को, इस बुंदेलखंड के पठार को, इस बघेलखंड के पठार को, इस छोटा नागपुर के पठार को, इस राजमहल पहाड़ियों को और इस शिलोंग के पठार को। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बचे हुए पठारों को पढ़ाएंगे और इन पे चर्चाएं आप करेंगे, आप आपसे करेंगे। तो बहुत ही अच्छे से आप नोट्स बनाते जाइएगा। सब बाकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे इन बाकियों को जब हम पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। तो आज के लिए दोस्तों धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे हम और ऊर्जावान होकर और अच्छे चीजों को और अच्छे वन लाइनर फैक्टों को आपके सामने लाएं, जिससे आपको एग्जाम निकालने में हम सहयोगी बन सके दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।